It is the supreme decision-making body which has right. It is the supreme decision-making body. It is the supreme decision-making body which has authority to adopt protocol. Which has the authority to adopt protocol under the convention. It is the supreme decision-making body which has the authority to adopt protocols under convention. Right? CBD is legally binding. CBD is legally binding. CBD is legally binding. Legally binding का मतलब क्या होगा? Legally binding का मतलब क्या होगा? बड़ा आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका चल रहा है अभी? फर्स्ट ईयर में आप कहाँ पे? डीएवी में? कौन से कोर्स कर रहे हो? अच्छा, राइट. लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होगा? लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होगा? कि अगर आपने साइन करा है, उनको जो भी इसमें टर्म्स है लीगली अबाइड करने हैं उससे. ठीक है, उससे मुकर नहीं सकते एक बार अगर आप कन्वेंशन का पार्ट बन चुके हैं. ठीक है, राइट. सीबीडी इज लीगली बाइंडिंग. कंट्रीज दैट जॉइन इट, countries that join it, countries that join it are obliged to implement its provisions. Countries that join it are obliged, obliged, to implement its provisions. Countries that join it are obliged to implement its provisions. Light नहीं चल रही, वहां चला लो. Right? Convention offers decision makers guidance based. Convention offers decision makers guidance based on. Convention offers decision makers guidance based on precautionary principle. Convention offers decision makers guidance based on precautionary principles. तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या ध्यान रखता है उसमें? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में, राइट, वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Where there is a significant reduction or loss of biodiversity, lack of full scientific certainty, comma, lack of full scientific certainty should not be used as a reason, should not be used as a reason for postponing measures, should not be used as a reason for postponing measures. Convention offers decision makers guidance based on precautionary principle. Precaution मतलब कि ध्यान में रखते हुए. तो जहां पे अगर जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस की कमी है, इसका हवाला नहीं देंगे हम. ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें, राइट. Where there is significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason. Lack of full scientific certainty should not be used as a reason. मैडम ये शालिनी आप कल आए थे, फिर आप भाग जाते हो बीच बीच में से. आवाज आ रही है आपको? यस सर. हाँ मैडम, कल भी आए थे, आप भाग जाते हो बीच में से. सर नेटवर्क इशू हुआ था, मैंने रीजॉइनिंग के लिए किया था पर आपने ऐड नहीं किया मुझे. बहुत बढ़िया. तो उन्हें तो बोल देते हैं बाहर की ऐड कर दो मुझे, राइट. should not be used as a reason for postponing measures, for postponing measures, should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat, to avoid or minimize such a threat.
पोस्टपोनिंग मेजर्स टू अवॉइड और मिनिमाइज सच अ थ्रेट। ठीक है भाई, अभी साइंटिफिक सर्टेनिटी तो है नहीं तो रुक जाते हैं, या एविडेंस नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, हमें अगर मेजर्स लेने होंगे तो अगर हमारे पास कम ज्ञान भी है क्यू और बायोडायवर्सिटी के लॉस, तब भी हम लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका मेन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लिखो CMS कन्वेंशन है। मैंने आपसे कहा था वो पढ़ के आना, बायोलॉजिकल पढ़ा आपने डायवर्सिटी एक्ट, क्या देखा उसमें? हाँ हाँ, और क्या देखा उसमें आपने? उसके लाइंस पर, हाँ, और बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, और हाँ, तो इसका थोड़ा सा लिख लो, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। थ्री टायर स्ट्रक्चर, इट हैज अ थ्री टीयर स्ट्रक्चर एट द नेशनल स्टेट, इट हैज अ थ्री टीयर स्ट्रक्चर, थ्री टायर TIRE एट नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल। फर्स्ट देखो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। सेकंड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। सेकंड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, BOARDS बोर्ड्स। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, BMCs, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज। राइट, salient feature of act, salient feature of act, to regulate access to biological resources, to regulate access to biological resources of the country, to regulate access to biological resources of the country, comma, equitable share in benefits, equitable share in benefits arising out of biological resources। कहाँ थे पहली क्लास में, कहाँ थे पहली क्लास में? नहीं आते इससे पहले? टू रेगुलेट, पीसीएस वाले में क्या हो रहा, उसमें आते हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं? टू रेगुलेट एक्सेस टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, right, to regulate access to biological resources of the country, comma, इक्विटेबल, जिनका भी है पीसीएस, आपका है पीसीएस? क्यों नहीं दे रहे पीसीएस आप? आपकी उम्र 21 से कम है अभी? अच्छा, आपका है बस, और किसी का नहीं है यहाँ पे। टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कॉमा, इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। पढ़ा एनबीए? पढ़ा? तो फिर सेकंड, setting up NBA, SBB and BMC, setting up NBA, BMC and BMC. Third, NBA, National Biodiversity Authority, comma, State Biodiversity Board, required to consult, right? National Biodiversity, comma, State Biodiversity Board, required to consult BMCs, Biological Management Committees, required to consult BMCs, National Biodiversity Authority, comma, State Biodiversity Boards, required to consult BMC, Biological Management Committee, in decisions relating to bioresource, in decision relating to bioresource. Next, respect and protect local communities. Respect and protect local communities. नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, अब आप बच्चे तो करके आते नहीं है। आप लोग पढ़ो, आप लोगों ने जितना जम्मा उठा रखा है ना, पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ रहे हो ना? देखो आईआईटी बॉम्बे में कितना हल्ला मच रखा है पूरे नेट 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 पर,
ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, 40% लोग। सुनो ठीक है ना, जो इतने बड़े वो हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित संस्था। ठीक है, इतना बुरा हाल चल रहा है। ये कौन है, अभिषेक और प्रिया कौन है भाई? कौन है अभिषेक है? आता है यहाँ पर हमारा? अच्छा, और ये प्रिया कौन है? प्रिया कौन है? हाँ भाई, प्रिया कौन है ये? प्रिया को आवाज आ रही है? कहाँ बैठती है? हेलो। कौन? हाँ मैडम, कहाँ पे, आप कहाँ से आ रहे हो? सर मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हूँ। नहीं, हेलो। क्लास में आते हो आप? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। अच्छा, न्यू हेलो। स्टूडेंट हो आप? जी। अच्छा, अभिषेक कहाँ थे इतने दिन से? देखो, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट है, क्या कह रहा? मनी इन एंड मनी हाउ, मनी कम rather than go। हाँ हाँ, मतलब और जो लंबा समय तक चला नॉलेज, उसको फिर वो पाया। हम्म, बोलो मत। हाँ, बहुत बढ़िया। राइट, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटीज, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है, ट्राइबल एरियाज है, आपने देखा होगा, वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज है उनका अपना ज्ञान होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, उसका उपयोग, मेडिसिनल यूजेस, ठीक है, न्यूट्रिशनल यूज, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट स्पीशीज का, एनिमल स्पीशीज का। ठीक है, तो उसका ज्ञान को हमें रिस्पेक्ट करनी है और प्रिजर्व करके रखना है। राइट, ऑल फॉरेन नेशनल्स, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फॉरेन नेशनल्स oblique organization, foreign national, foreign, all foreign national oblique organization require prior approval of, require prior approval of NBA, National Biodiversity Authority, 2002 का। ऑल फॉरेन नेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए। ये पॉइंट इसलिए लिखवा रहा है, यही बन के आता है स्टेटमेंट, पीछे यूपीएससी में आए थे अभी पिछले, आप देखेंगे तो, कि फॉरेन नेशनल को अगर अप्रूवल चाहिए बायो रिसोर्स यूज करने के लिए इंडिया की, तो कहाँ से परमिशन लेगा वो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर। Right, all foreign nationals organization require prior approval of NBA for obtaining biological resource, for obtaining biological resource for use, for obtaining biological resource for use. Next, Indian scientists require approval of NBA. Indian scientists require approval of NBA. Indian scientists require approval of NBA for transferring results. Indian scientists require approval of NBA for transferring results of research. तभी वो सब चलेगा भाग के, पिछली क्लास में भी बात कर रहा था ये। हाँ, इंडियन साइंटिस्ट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एनबीए, रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एनबीए फॉर ट्रांसफरिंग रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च टू फॉरेन नेशनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडियन साइंटिस्ट को एनबीए के अप्रूवल चाहिए अगर आपको रिजल्ट्स अपने ट्रांसफर करने हैं फॉरेन नेशनल को, रिसर्च के। ठीक है, रिसर्च में कोई खोज कर रहे हो, उसके आपको रिजल्ट बाहर भेजने हैं, तो उसके लिए आपको एनबीए का अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन इंडस्ट्री नीड्स प्रायर इंटीमेशन, इंडियन इंडस्ट्री नीड्स प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। Indian industry needs prior intimation, needs to give prior intimation to State Biodiversity Board to obtain bioresource, to obtain bioresource.
right? SBB has the right to restrict. SBB has the right to restrict. SBB has the right to restrict if found to violate. SBB has the right to restrict if found to violate conservation and sustainable use. If found to violate conservation and sustainable use and benefit sharing, SBB has the right to restrict if found to violate conservation, sustainable use and benefit sharing. अगर ये violation होता है तो SBB restrict कर सकता है use का, biological resource का. Next, creation of national, state, creation of national, state, local biodiversity fund. Creation of national, state, local बायोडाइवर्सिटी फंड. फंड बनाएंगे, खजाना खो एक वही, ठीक है, जिससे कि हम इस्तेमाल करेंगे उस पैसे का कहां पर, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में करते हो तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड क्रिएट किए जाते हैं. ये कोष क्रिएट किया जाता है इससे कि उसका पैसे का इस्तेमाल किया जा सके उस पर्टिकुलर मतलब एरिया में, डिजास्टर में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में. इधर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. अरे ये आवाज अब यस सर. ठीक है. तो फंड क्रिएट करते हैं हम जो कि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे उस पैसे से कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में. ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में फंड क्रिएट करते हो, ठीक है. ऐसी फंड आपके अलग अलग है. ऐसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, खजाना, ठीक है, कोष. नेक्स्ट लिखो अब एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. इसमें लिखो एक चेयरपर्सन होगा इसमें, चेयरपर्सन, एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं, 12 बता रहे हैं इसलिए आपको एनजीटी पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं. एक एनजीटी पे बना के लाना आर्टिकल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ठीक है. किसके तहत आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 60 दिन में ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड केसेस को डिस्पोज करता है. हाँ, एनजीटी 10 में आया था, एनजीटी एक्ट के तहत 2010, एनजीटी एक्ट के तहत 2010 में आया था. जो पॉइंट बताते हैं वो आप लिखते रहो, उसमें आपको फायदा रहेगा. चेयरमैन, चेयरपर्सन होगा, राइट. 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 3 ex officio members appointed by central government. Ex officio, ex officio का मतलब क्या होगा? हाँ, बाय वर्च्यू वो कहीं और है लेकिन वो नाम यहाँ भी बुला लेंगे बाय वर्च्यू. तो 3 ex officio और एक चेयरपर्सन. नेक्स्ट, फंक्शन, मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार. हाँ, एक तो चेयरपर्सन हो गया ना, 3 ex officio मेंबर हो गए. हाँ, चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही बताते हैं ना. चेयरपर्सन होगा तो ज्ञानी होगा किस चीज का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट से संबंधित चीजों का, ठीक है. हो सकता है, वही हम कह रहे हैं, उसे ज्ञान होना चाहिए ना मिनिस्ट्री का, ठीक है, इन सब चीजों का ज्ञानी होना जरूरी है. तो हो सकता है. हैं? ऐसे नहीं बनाते हम राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर. राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर ऐसे नहीं बताएंगे. आपकी डेमो क्लास है, फर्स्ट क्लास है. तो चेयरपर्सन हम वो बता तो रहे हैं आपको, एमिनेंट पर्सनालिटी होता है जिसका ज्ञान, जो बोला ना, ज्ञानबाज आदमी होगा. हाँ, फेमस, जिसका एनवायरमेंट से रिलेटेड उसको ज्ञान हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ज्ञान हो, वो वाला.
कह सकते हैं नॉमिनेटेड जरूरी, नॉमिनेटेड ही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको। नेक्स्ट देखो, हाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एनबीए, फंक्शन एंड पावर ऑफ एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। अब क्या करेगा, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा एनबीए का, राइट? एडवाइस गवर्नमेंट ऑन रिसर्च, एडवाइस गवर्नमेंट ऑन रिसर्च, एडवाइस गवर्नमेंट ऑन रिसर्च, कॉमा कमर्शियल, एडवाइस गवर्नमेंट ऑन रिसर्च, कॉमा कमर्शियल, कॉमा बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन। हाँ, बायो यूटिलाइजेशन, बायो यूटिलाइजेशन का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूटिलाइज कैसे करेंगे आप। नेक्स्ट देखो, सर्टेन पर्संस नॉट टू अंडरटेक, सर्टेन पर्संस नॉट टू अंडरटेक, सर्टेन पर्सन नॉट टू अंडरटेक बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, सर्टेन पर्संस नॉट टू अंडरटेक बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज without approval of NBA, certain persons not to undertake biodiversity related। टॉपिक आपका चल रहा है बायोडायवर्सिटी में, हम कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। आप यूपीएससी वाले हैं, पीसीएस के हैं, दोनों। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, इसके तहत 3 बॉडीज बनाते हैं हम, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी। तो हम उसके फीचर्स कर रहे हैं कि स्टेट नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का क्या काम है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का क्या काम है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज का क्या काम है, ठीक है, बता रहे हैं। सर्टेन पर्संस नॉट टू अंडरटेक बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के परमिशन के बिना कुछ पर्सन बायोडायवर्सिटी से संबंधित कार्य नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट, पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, person who is not a citizen of India. Second, citizen of India who is non-resident, citizen of India who is non-resident, person who is not a citizen of India, citizen of India who is a non-resident. Third, a body corporate comma association, a body comma corporate association or organization, a body comma corporate comma association or organization not incorporated or registered in India, not incorporated or registered in India, नॉट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भारत में जिसका नामांकन नहीं हो रखा है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, रिजल्ट ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू सच पर्संस। आप कोई खोज कर रहे हैं हम, उसकी रिजल्ट इन पर्संस को नहीं देंगे हम विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। रिजल्ट ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू सर्टेन पर्संस विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए, विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या होता है? हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होगा? हाँ हाँ, जैसे सपोज ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, बिस्लेरी का ट्रेडमार्क है, जो उसका लोगो है वो उसका ट्रेडमार्क है, वो कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आपका क्या क्या आता है? पेटेंट्स आते हैं आपके, कॉपीराइट्स आते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क्स आते हैं। कॉपीराइट कैसे मिलता है आपको? आप कोई राइटर हैं, आप आपने तुरंत कोई वर्क प्रोड्यूस करा, तुरंत आपका कॉपीराइट जनरेट हो गया विदाउट इवन रजिस्टरिंग, ठीक है, अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। ऐसी पेटेंट होता है नया आइडिया, कोई खोज, कोई हमारे यहाँ जैसे प्रोडक्ट पे पेटेंट होता है, जैसे वो लड्डू आपने सुना होगा, कोई लड्डू बनाने का स्पेशल तरीका है तो उसे कोई और नहीं बना सकता, ठीक है, तो पेटेंट हो गया आपका। इसी तरह से आपका ये कॉपीराइट हो गया आपका, ठीक है, इसी तरह से आपका ट्रेडमार्क्स हो गए आपके, ठीक है, ट्रेडमार्क आपका लोगो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आई पेटेंट जितने भी होंगे आईपीआर आपके सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये इंटरनेशनली कैसे रेगुलेटेड है? ट्रिप्स अग्रीमेंट से।
जो किसका अग्रीमेंट है? डब्ल्यूटीओ का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अग्रीमेंट, ट्रिप्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अग्रीमेंट। ठीक है, जब आप पीसीएस के लिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ट्राम, वो कौन चला गया? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ के आपको अग्रीमेंट्स पूछ लेगा आपसे। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अग्रीमेंट। ठीक है, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये गैट होता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी से निकल के फिर डब्ल्यूटीओ आया था। तो इसे आपको तैयार करना है। ठीक है, ये आपसे पूछना है और डायरेक्ट आएगा कि ट्रिम बताओ, ट्रिप बताओ। ठीक है, सिंपल सिंपल सा। तो ट्रिप्स इंटरनेशनली रेगुलेट करता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम, जो है ये डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ वो संस्था है जो फेयर एंड फ्री ट्रेड को रेगुलेट करती है दुनिया भर में। उसका ठेका ले रखा है, उसका ठेकेदार है वो। कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का जेनीवा में 1 जनवरी 1995 में आया था। आपको सीधा यही पूछता है कि डब्ल्यूटीओ कब आया था, तो 1 जनवरी 1995, 1995। किसका सक्सेसर है ये? गैट का, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, सब ध्यान रखें। पीसीएस में डायरेक्ट आएगा, पीसीएस के लिए अरिहंत की खरीद लो, मैकबुक, उससे ही सवाल आता है। अरिहंत की मैकबुक आती है इकोनॉमी की, जेनीवा में है ना। हम्म, पता नहीं। ठीक है, तो आप लोग पीसीएस जो जा रहे हैं वो मैकबुक खरीद लो अरिहंत की, इकोनॉमी की सबसे अच्छी होती है। पीसीएस वो प्रीलिम्स यूपीएससी के लिए भी वो रिकमेंड की जाती है, उससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, उसे रट लो बस, बैठ जाओ उसे घोट के। नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन आईपीआर के लिए नॉट टू बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए, राइट? एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर नॉट टू बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। तो ऐसी हम कोई खोज करते हैं तो नई खोज या इन्वेंशन वो पेड़ पौधों से भी संबंधित हो सकता है, तो उसका कोई भी हम अगर लेंगे अप्रूवल एनबीए से बिना बगैर अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? नो पर्सन शैल अप्लाई फॉर एनी आईपीआर, नो पर्सन शैल अप्लाई फॉर एनी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन और आउटसाइड इंडिया। No person shall apply for any IPR by whatever name called in or outside India for any invention based on any research for any invention, कोई भी उसने नई खोज करी invention by whatever name called in or outside India for any invention based on any research or information on a biological resource, based on any research or information on a biological resource obtained from India without obtaining the consent of NBA, without obtaining the consent of NBA। इतनी महत्वपूर्ण अथॉरिटी है ये, यूपीएससी में आता है इससे, यहाँ से कि एनबीए के पूछ लेगा आपसे कि कैसे एनबीए क्या अप्रूवल करती है। ठीक है, कहाँ से हमें अप्रूवल लेना है या नहीं लेना है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, एसबीबीज, राइट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसबीबी इन एवरी स्टेट। बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड हर राज्य में एक स्थापित किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड इन एवरी रीजन, इन एवरी स्टेट। और नोट करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो एसएसबी फॉर यूटीज। यूनियन टेरिटरीज में कोई एसएसबी नहीं होगा, वहां पर कौन काम करेगा? एनबीए ही काम करेगी, राइट? नो एसएसबी फॉर यूटीज, एसबीबी, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स। एसएसबी क्या होगा? स्टेट, एसएसबी क्या लिख रहे तुम? एसबीबी बोला होगा और फिसल गया होगा। इन रिलेशन टू यूटी, हाँ तो बोल दिया तो क्या हो गया, बदल लो फिर एसबीबी कर लो। नो एसएसबी फॉर, तो देखो फिर एसएसबी निकल गया। नो एसबीबी फॉर यूटीज, in relation to UTs, NBA shall exercise power, National Biodiversity Authority shall exercise power and functions. In relation to UT, National Biodiversity Authority shall exercise powers and perform functions of a state biodiversity board and shall exercise functions of a state biodiversity board for a UT. वो तो जेनरिक ड्रग्स की आप बात कर रहे हो, जैसे पैरासीटामोल का हम यहाँ यूज कर सकते हैं ना,
वो तो सेक्शन 3D और ये सब आपके आईपीआर एक्ट में एक्सेप्शन हैं जो इंडिया को अलाउ कर रखे हैं कि जनहित में, पब्लिक बेनिफिट में आप कुछ चीजों को रिलैक्स है कि आपका उसको रीपेटेंट कराने की जरूरत नहीं है या उसको कंटिन्यू कर सकते हो आप। इंडिया को, मतलब इंडिया नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज को भी है, डब्ल्यूटीओ की तरफ से। ठीक है, डब्ल्यूटीओ आप लोग अच्छे से पढ़े, डब्ल्यूटीओ नहीं पढ़ाया जाता आपको। सिंघाने की बुक, या तो जिसको और हाई लेवल जाना है सिंघाने की बुक ले लो, उसमें अच्छे दे रखा है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, सेक्शन 3D जो ये बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपल्सरी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, ये सब आपको वहां जाके पता चलेगा, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंट में नहीं आएगा। रमेश सिंह बेकार, मतलब सिंघाने अच्छी किताब है? नितिन सिंघानिया, ये आर्ट एंड कल्चर वाला, क्या आर्ट इकोनॉमी की भी सबसे अच्छी चल रही है ना इस समय। हाँ, राइट। बुक जरूर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़े बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे किसी के नोट से बगैर से सप्लीमेंट कुछ नहीं होगा। नोट पढ़ना है आपको, लेकिन बुक भी पढ़नी है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आपका थॉरो हो जाता है नॉलेज। मतलब हमने अब सुना नहीं, रमेश सिंह ज्यादा चल रहा है, मृणाल, हाँ, सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की इकोनॉमी की भी आती है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की भी आती है। ठीक है, राइट। राइट, नो पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमा एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, नो पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमा एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन which is registered in India, no person who is a citizen of India or body corporate, comma association or organization which is registered in India shall obtain any biological resource, shall obtain any biological resource for commercial utilization, shall obtain any biological resource for commercial utilization or biosurvey, shall obtain any biological resource for commercial utilization or biosurvey except after prior intimation to, except after prior intimation, intimation मतलब आपको बताना पड़ेगा, intimate, biosurvey, utilization of biosurvey except after prior intimation to state biodiversity board, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बिना आप नहीं काम कर सकते। ये उनके लिए जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, और जो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में उनको लोग कहाँ से लेनी है परमिशन? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो पहले लिखवाया। अरे देख लो एक बार जाके भाई, जो पहले लिखवाया बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया या पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको अगर करनी हो रिसर्च से संबंधित बायोडाइवर्सिटी से, उसको परमिशन कहाँ से लेनी है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। लेकिन जो रजिस्टर्ड इंडिया में है उनको कहाँ से परमिशन लेनी है? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से। ठीक है, सब ध्यान रखें, ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बन के आया था। नेक्स्ट देखो आप, तो बेसिकली अगर इंडियंस को कुछ करना है, ठीक है, अगर इंडियंस को लेनी है परमिशन, यूटिलाइज करना है कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स, उसको कहाँ से लेनी है परमिशन? एसबीबी से। और अगर विदेशी नागरिक को लेनी है परमिशन तो वो कहाँ से लेगा? एनबीए से। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एनआरआई को एनबीए से। नेक्स्ट देखो, बीएमसी, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी। मतलब हाँ, मतलब वही परमिशन ही होगी एक तरह से, मतलब इंटीमेट करना एक तरह से, हाँ बताना, फिर वो करेंगे उसमें, वो कुछ अगर विरोध करते हैं तो पता ही चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लाइक बीएमसी एट लोकल लेवल, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल। Right, NBA and SBB shall consult the BMCs, NBA and SSB shall consult the BMCs. NBS and SBBs shall consult the BMCs, biological management committees, while taking any decision, relating to the use of biological resources, while taking any decision relating to the use of biological resources,
and knowledge associated with such resources. Hmm. And knowledge associated with such resources occurring within jurisdiction of, and knowledge associated with such resources occurring within jurisdiction of BMCs, Biological Management Committee. राइट? किसके लिए? हाँ, बताना तो पड़ता ही है ना, जैसे आपका सर्टिफिकेट बोर्ड वाला है, ये बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट फिल्म सर्टिफिकेशन। कौन? अब वो डिपेंड करता है ना किस तरह की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, किस पर निर्भर है, क्या कुछ उसमें साइंटिफिक को रिसर्च दिखाई जा रही है क्या है। अगर ऐसे ही लोग यूट्यूब की तरह बस फिल्म फिल्म दर्शा रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है फिर? उसकी थोड़ी परमिशन है। अब आप नंदा देवी में जाते हो, बायोस्फीयर रिजर्व में, आप ऐसी अपनी फिल्म वो शूट कर रहे हो, तो आप ये थोड़ी परमिशन लोगे जाके। मैं वही तो कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी डिपेंड करता है ना किस तरह क्या दिख दर्शाया जा रहा है उसमें, तो वो पूछा जाएगा। वो करा जाएगा ना। आप जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन होता है ना आपका, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, जिसका प्रसून जोशी है वो मुखिया। तो वो क्या करता है, वो सर्टिफिकेट्स ग्रांट करता है ना, कि क्या ऑन इसको व्यूअरशिप को दिया जाता है, या किसी पिक्चर को बवाल होता है तो फिर वो उसका अलग से वो रहता है। तो डिपेंड करता है। ऐसे तो कितना दिखाई जा रही प्रजाति है, आप जाते हो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो शूट करते हुए जा रहे हो, दिखा रहे हो उस लोगों को, उसके लिए थोड़ी परमिशन लेते हैं हम। ठीक है, वो वेरी करेगा ना स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, किस पर्पस क्या है उसका। ठीक है, ऐसे तो कितना सब चीजें चल रही हैं, और डिपेंड करता है। राइट? द बीएमसी में लिवाई चार्जेस, द बीएमसी में लिवाई चार्जेस बाय वे ऑफ कलेक्शन, बाय वे ऑफ कलेक्टिंग फीस। द बीएमसी में लिवाई चार्जेस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग फीस फ्रॉम एनी पर्सन for accessing or collecting any biological resource, by way of collecting fees from any person for assessing or collecting any biological resource। ठीक है, तो चार्जेस भी लिवाई कर सकता है, कुछ फीस लगा देगा कि हाँ भाई, ये आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरमेंट यहाँ से, तो आप पैसा दो। लिखो, अब अपील लिखो, एनी पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ, एनी पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ। अपील कब करते हो आप, अपील कहाँ जाते हो करने? हाँ, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, आप बोलते हो ना मैं अपील करूंगी जाके इस ऑर्डर पे के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे अगर आप एनबीए का, अब ये जरूरी थोड़ी है तो सब अच्छा स्मूथ सेलिंग तो होता नहीं कि हर चीज बढ़िया चल रही है। एनबीए के भी डिसीजन या कोई ऐसी दिक्कत आएगी जहाँ लोगों को अपील करने की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ जाएंगे अपील करने में? एनबीए, एसएसबी? हाँ, नहीं कहाँ जाएंगे? हाँ, कौन सी ट्रिब्यूनल? जैसे जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जैसे एनजीटी पे जा सकते हैं अपील करने के लिए। पहले कहाँ जाते थे? हाई कोर्ट में। लेकिन जब से एनजीटी आया 2010 से, फिर हम वहाँ पे अपील के लिए जाते हैं एनजीटी के पास। किसके ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है हमें? एनबीए, एसएसबी के ऑर्डर के खिलाफ अगर हमें अपील करनी है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इनके खिलाफ अगर ऑर्डर्स के लिए कहाँ जाया जाएगा, एनजीटी, हाई कोर्ट, तो एनजीटी पे जाएंगे। 2010 से एनजीटी जब से आया है। ठीक है, तो राइट, एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एनबीए, एसएसबी may file an appeal to the High Court, may file an appeal to the High Court. Any person aggrieved by order of NBA, SBB, State Biodiversity Board, may file an appeal to the High Court. May file an appeal to the High Court within 30 days. Within 30 days. But after NGT Act has come, but after NGT Act has come, yeah, after coming of the NGT Act in 2010, appeal to NGT. Appeal to NGT. ठीक है,
अपील किसको करेंगे? एनजीटी को, ये ध्यान रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिपोर्ट कहाँ देगी है? एनबीए कहाँ देगी अपनी रिपोर्ट? अगर एनबीए को रिपोर्ट बनानी देनी पड़े, जैसे कैग अपनी रिपोर्ट देता है, कहाँ देता है कैग? कहाँ रखता है अपनी रिपोर्ट? पार्लियामेंट में, ठीक है। एनबीए का रखेगा अपनी रिपोर्ट? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। किसको देगा रिपोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ देगा अपनी रिपोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब बीएमसी कहाँ देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, राइट। एनुअल रिपोर्ट एनबीए गिव्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कहाँ रखेगी? पार्लियामेंट के पहले समक्ष। वो कहाँ रखेगी? पार्लियामेंट के समक्ष। एसबीबी कहाँ रखेगी? बिफोर द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एसबीबी कहाँ रखेगी? स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष। बीएमसी कहाँ रखेगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के सामने। अब ऑडिट कराना है अगर मुझे, ऑडिट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ऑडिट कौन करेगा एनबीए का? बताओ भाई। राइट, कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनबीए। क्या हो गया? कैग ऑडिट करता है। कैग किसके तहत आता है? आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैग आपके क्या करता है? ऑडिट, लेखा जोखा का, कि हाँ भाई देखा, पोस्टमार्टम करना, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ खर्चा करा आपने, ये कैग आप तैयार करेंगे। अकाउंट ऑफ एसबीबी कौन करेगा? राइट, मेंटेन ऑडिटेड इन कंसल्टेशन विद अकाउंट ऑफ एनबीए। कैग आरटीआई में आना चाहिए। जब सीजीआई आ रहा आरटीआई के तहत, तो वो भी आना चाहिए। लेकिन ये आरटीआई कहाँ से लाते हो ये अचानक से? किसने पढ़ाया था? आईटीआई पढ़ा था हमने उसमें। हाँ, क्या? वो, हाँ, वो आईटीआई में सुओ मोटो डिस्क्लोजर नहीं होता ना फिर, कि 2H में कौन कौन से आ रहे हैं, सेक्शन 2H ऑफ द आईटीआई में। सेक्शन 2, सॉरी, सेक्शन 4 में कौन डिस्क्लोज करेगा? हाँ, तो हमने हटाया होगा ना उसमें, जैसे रॉ की आप चीजें नहीं, आई भी नहीं करा सकते। इनका नहीं पता रहा, डीआरडीओ नहीं आता आईटीआई के तहत, मैं लिखवाया था उसमें। हाँ, तो एक्सेप्शन सेक्शन 8 में कवर होते हैं ना। हाँ, वो कैग तो अलग अलग ऑडिट करता है। वही मैं कह रहा ना, आप कैग के तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग है ना, तो वो कैटेगराइजेशन रहता है कि ये चीज नहीं डिस्क्लोज कर सकते आप। अब कैग तो पब्लिक सेक्टर नेटवर्किंग का भी करता है ऑडिट, तो उसका तो उसे दिखाना पड़ेगा ना। उससे तो पूछ सकता है कि आप देखिए आपने क्या ऑडिट करा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कैग सपोर्ट डिफेंस अकाउंट्स कर रहा है, तो वो हम नहीं शामिल करेंगे आरटीआई के समक्ष। मैं ये कह रहा हूँ, अगर डिफेंस का कोई रिलेटेड अकाउंट, जरूरी नहीं आना, कोई स्ट्रिक्ट बाइफरकेशन अगर कुछ कर रहा हो उससे संबंधित सपोज, तो ये जरूरी नहीं कि आईटीआई के तहत कवर होगा वो। ये हम कह रहे हैं एक्सेप्शंस आपके वेरी कर सकते हैं। विद इन सब कैटेगरीज भी होती है जहाँ पे आप डिस्क्लोज करना होता है आपको इन्फॉर्मेशन, राइट। अकाउंट ऑफ एसबीबी आर मेंटेन ऑडिटेड इन कंसल्टेशन विद अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। Accounts of SBB are maintained and audited in consultation with Accountant General of the state. ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखो। अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, वो भी स्टेट वाले करेगा। अच्छा, ये बताओ मुझे, पंचायत के अकाउंट क्या ऑडिट कर सकता है? पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज के? पर कब पड़ेगा भाई, तेरी तो पॉलिटी चल रही थी, अब तक खत्म नहीं हुई है। और आए हुए तो तुम्हारे कितने, 6 महीने चल रही पॉलिटी। हाँ भाई, पता भाई, पॉलिटी हो गई क्या? अबे क्या कब से चल रहा है आपका अब तो पॉलिटी 6 महीने हो गए होते होते। हाँ भाई, बताओ। क्या करता है? लोकल बॉडीज के अकाउंट्स को करता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हाँ, राइट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, बीएचएस।
मैं तो भैया जहाँ पढ़ाई थी 30 दिन में निपटा दिया सर। 2-2 घंटे क्लास में 30-60 घंटे में निपटा दिया। भैया पीसीएस नहीं पढ़ा सकते हम। ठीक है, उस चीज में मैं पढ़ाऊँ ही क्यों जहाँ मुझे इनपुट डालने का मौका ही ना मिले। पे बच्चे को तो बहुत हाई फाई पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में जेएमएम ब्राइबरी केस अगर नहीं पढ़ा है तो पार्लियामेंट प्रिविलेज पढ़ाने का फायदा ही नहीं है फिर। जेएमएम ब्राइबरी के अभी जो जिसपे सीजीआई ने जजमेंट दिया है चंद्रचूड़ ने, जेएमएम ब्राइबरी केस, ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया पढ़ेंगे जाके। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में अगर नहीं पढ़ा करंट आज के समय में तो क्या फायदा फिर पढ़ाकर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। वो सबको पता है कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है। जेएमएम ब्राइबरी केस जरूरी है ना। 1993 का जो केस था आज जाके जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब इनपुट्स आपको डालने जरूरी है। आपकी इकोनॉमी भी अब तक स्टार्ट नहीं हुई। आ गया अप्रैल। वो बच्चे बेचारे जो 24 वाले तैयारी वाले थे वो भाग इस चक्कर में, वो कहे सर हमारे अप्रैल में होगी वहीं। देखो बीएचएस लिखो, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये क्या होगा? बीएमसी नहीं, मतलब साइट हेरिटेज साइट क्या होंगे? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। हाँ राइट। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज, state government in consultation with local bodies designate area of biodiversity importance, designate area of biodiversity importance as BHS, designate area of biodiversity importance as BHS, biodiversity heritage sites. State government in consultation with local bodies designate area of biodiversity importance। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, ठीक है, वो बहुत ही मतलब रिच है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए, हाँ हेरिटेज साइट्स आपको उसका छोटा वर्जन समझ सकते हो लोकल लेवल पे। तो ये अंडर द एक्ट कौन से? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। ठीक है राइट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये अब आप एक बार देख लो, ये सारा हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी और जो भी एक्ट के तहत हमें ये करना था। ठीक है, ऐसे तैयार करना है आपको टॉपिक। ये प्रीलिम्स यूपीएससी में आएगा, पीसीएस वाले में नहीं आएगा, वहां तो आपसे लल्लू सवाल पूछेगा। एनवायरमेंट का पीसीएस का बहुत बिल्कुल झल्ले सवाल आएंगे, 10 आप ऐसे ही कर दोगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1982, 86, 78। एयर एक्ट कब आया था? 81। ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है, घटना चक्र की किताब खरीद लो, उसे रट लो, बस घोट के वहां पे उसे फैला दो। हम्म। बोल मत भाई पीछे है। हाँ। हम्म। मतलब टॉलरेंस किस उस पर? वो तो एक तरह से चाइना, चाइना ताइवान का कोई मुद्दा, वो सिर्फ साउथ चाइना सी से रिलेटेड है अभी जो प्रेजेंट चल रहा है। आप उस संदर्भ में देखो, उस पर अटैक कर रहा है, उस पर चढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर हमें नहीं जाना है कि ताइवान पे चढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्या करेगा। अभी हमें देखना है साउथ चाइना सी में चाइना को अपना आधिपत्य जमाना है, वो उसमें ताइवान को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। वो ताइवान का वैसे भी इतना स्टेक नहीं है जितना वियतनाम का है, इंडोनेशिया का है, फिलीपींस का है। ये सब ज्यादा जरूरी है बैकयार्ड में जो है। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। क्वेश्चन पूछेगा नहीं ना इस तरह से, मतलब पर्पस क्या है पूछने का? कोई जरूरत नहीं है ऐसी अंडरस्टैंडिंग की। नेक्स्ट लिखो साइट्स, लिखो अब आप। ओ सीएमएस, सॉरी सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। हाँ लिख लिख लो, पीपीबीआर, पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, बीएमसी मेंटेन करता है। नाम क्या है इसका? पीपल बायोडायवर्सिटी, तो लोगों की सहायता से जो मेंटेन किया जाए बस। वो बस एंट्री है, रजिस्टर धर्मशाला का रजिस्टर होता है ना जैसे, वैसे। हाँ उनके बारे में।
पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, बीएमसी बोलते रहो लोकल लेवल पर, राइट। सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। चक्कर क्या है ना, आप लोग को सबसे बड़ी दिक्कत क्या, तैयारियां बच्चे ना इधर माइंड इधर उधर लगाता है। टारगेटेड पढ़ो, काम करो, छोड़ो बस, छोड़ के अपना अपना फिर आगे बढ़ो, वरना ज्यादा पढ़ के ना फिर उससे फंस जाते हो, कुछ नहीं मिलता उससे। हम इसलिए बच्चों को चाहते ही एक एक घंटे की वो पढ़ते हैं इधर उधर, कोई फायदा नहीं है। आपसे एग्जाम ओरिएंटेड देखो, रटो, काम खत्म करो बस। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं दिल्ली में, वो सीधा जो बच्चे जो वहां पढ़ के जो निकाले भी है ना, वो यही बोलता है, रटो और समझो, रटो और उगल के आ जाओ बस। कोई मैटर नहीं करता, आपको नौकरी करनी है भाई, पैसा कमाना है और समाज की वो जो भी आएगा काम वो करना है बस। वो अंडरस्टैंडिंग करते रहना ना, नौकरी तो पालो पहले, फिर करते रहना अंडरस्टैंडिंग, कुर्सी पे बैठकर। हर समय तो काम रहता नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपसे पढ़ो और बस एग्जाम ओरिएंटेड देखो, ये सब एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ताइवान, चाइना, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा है। जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखो। हाँ, देखो, कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीशीज, अब नाम से क्या पता चल रहा है, सीएमएस। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज कौन से होते हैं आपके, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो इसको बचाने के लिए भी हमारा कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब हमने ये एक प्रावधान लेके आए हैं जिसमें हम इन स्पीशीज के संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, राइट। इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन एंड it is a global platform for the conservation and sustainable use of migratory animals. It is a global platform for conservation and sustainable use of migratory animals and their habitats and their habitats. एक आपको ध्यान रखना है, जो आपको करंट से जोड़ना है, जो हम आपको नहीं बताएंगे। करंट के लिए स्पीडी की मैगजीन खरीद लो। ठीक है, स्पीडी आती है, यही पढ़ो पीसीएस के लिए, इसे रटो बस सुबह शाम, 10-10 पन्ने सुबह शाम रटो। मतलब एक दिन में 10 पन्ने रटो और इसी से आएगा आपको क्वेश्चन। अब उसमें मैंने जैसे आपको बताया पहले कि कोई भी कन्वेंशन होगा, जैसे आपका सीबीडी कराया हमने, यूएनएफसीसी का करा होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ऐसी सीएमएस का कोई कन्वेंशन है, ऐसी साइट्स का है, कन्वेंशन ऑन इंटीग्रेटेड ये थ्रेटेंड स्पीशीज जो होते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज का है ये, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ऐसी आपका मिनीमाटा कन्वेंशन होगा। तो इनके क्या होंगे, पूछा कोप कहाँ हुई है इसकी, कोप मतलब सालगिरह। ठीक है, सालगिरह मना रहे हैं हम। जैसे इसकी सालगिरह हमने मनाई अभी COP28, कहाँ मनाई थी, मोदी जी गए थे दुबई में। ठीक है, तो ऐसी इनकी सालगिरह बनेगी कि इसकी सालगिरह का नाम होगा सपोज COP15, 20 या 10, 9, 8। अरे बोलो मत भाई, शांति रखो। ठीक है, तो इसकी सालगिरह मनाएंगे। वो प्लेस बहुत जरूरी होती है, वो पूछेगी COP28 इज हेल्ड, वाज हेल्ड इन विच, एट विच प्लेस, या COP28 कहाँ पे हेल्ड होगी। तो 2 साल का आपको आगे ध्यान रखना है, 2 साल का पीछे ध्यान रखना है। मतलब 2022 में, 2024 में एक तो कहाँ हो रहा है, 2025 में कहाँ होगा, ठीक है, 2023 का कहाँ पे हुआ है, और 2022 का, ये पीछे पूछ लेता है आपसे। ठीक है, ये सब आपको रटना है इसका, ये वनडे एग्जाम में आता है, ये पीसीएस में आएगा आपका। फलाना कोप कहाँ पे हुई थी, मैथ्स में करा देगा, COP20 लिख देगा, यूएनएफसीसी की कोप लिख देगा, सीएमएस की कोप लिख देगा, मिनीमाटा की कोप लिख देगा, सीसीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और पूछ लेगा कहाँ पे हुई थी ये विच इज द करेक्ट पेयर, सीधा सवाल। तो वो वहीं से रटना है आपको। ठीक है, स्पीडी खरीद लो, उसी को रटो। और हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा मैगजीनों के चक्कर में मत पढ़ो, एक मैगजीन पकड़ लो, उसी को रटो। ये हम इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि यार 10 सवाल तो आ जाएंगे यहाँ से, वो 2 सवाल के लिए आप और पढ़ रहे हो। वो 2 सवाल आएंगे उसे छोड़ देना, लेकिन वो 10 आएंगे, उसमें से हमें 10 नंबर चाहिए, एक एक नंबर सब में से। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैक्सिमाइज के लिए नहीं जाना है हमें, हमें मिनिमाइज करना है अपना काम। ठीक है, ये आप हमेशा करो। स्पीडी खरीद लो, अरिहंत की भी आती है, लेकिन स्पीडी में आपको एक्सटेंसिव कवरेज है, उससे बाहर आया तो छोड़ दो सवाल। अगर उसी में आ रहा है तो आप कर सकते हो, और उससे एक्सटेंसिव कवरेज किसी को नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जाकर उसका रिव्यू भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग उसका रिव्यू पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं। विजन फिजन की मत पढ़ना पीसीएस के लिए, पहली बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट है, बच्चे में देख रहा हूँ वही पढ़ते हैं, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आता। वो मैगजीन पढ़ो, उसमें कंटेंट भी, कवरेज भी ज्यादा और एक्सटेंसिव, हर एरिया कवर हो रहा हो, स्पोर्ट्स कवर हो रहा हो, नेशनल कवर हो रहा हो, इंटरनेशनल कवर हो रहा हो, लोकल कवर हो रहा हो, आपका स्टेट का कवर है, स्टेट के लिए स्टेट वाली मैगजीन पढ़ो, ये ग्रीन टर्न वगैरह वाली जो आ रही है, इन्हें रटो बैठकर। ठीक है, तभी निकलेगा। एक किताब को 10 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको वहां क्लिक करेगा और मार्क कर दोगे आप। 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप अगर 8 सही कराए आपने तो आपके 8 नंबर पक्के हो गए, 2 सवाल छोड़ो।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 सवाल हम करके हमने 5 सही करे 5 गलत कर दिए, तो हम ये भूल जाते हैं कि 5 नंबर तो हमने कमाए, लेकिन 5 में नेगेटिव भी तो करके आ रहे हैं ना हम, 1.14, तो हमने कमाए कितने, 3.5 नंबर 10 में से। और एक बच्चा 10 बार पढ़ के गया, उसमें 10 में से 8 नंबर ले आया, तो वो ज्यादा अच्छा है कि वो 3.5 नंबर ज्यादा अच्छे हैं, 8 नंबर ज्यादा अच्छे हैं? ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। हम सोचते हैं मैक्सिमा ये भी पढ़ लो और ये इससे आ सकता है, वो आ सकता है मैं आपको याद ही नहीं होगा, आप सिर्फ एग्रीगेशन के लिए जा रहे हो। ये हमेशा ध्यान रखें तैयारी में। आधों का तो प्री इस वजह से ही नहीं होता, मटेरियल ही नहीं एक तरफ है। वो कह रहा इसमें से नहीं आता, हाँ नहीं आता, बस आप 10 बार पढ़ लो उसी को। लोग पागल तो है नहीं जो दुनिया पढ़ रही, अब बाजार में बिक्री आते ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना, कोई कारण तो होगा ना स्पीडी मैगजीन का। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखो। तो ये कोप मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन जहां से आएगा आपका करंट अफेयर में, वो पूछेगा कि भैया ये कोप बता दो कहाँ पे हुई थी इसकी। कोप का मतलब होता है सालगिरह। हर की सालगिरह मननी है, उसे कोप कहते हैं बस। क्योंकि बच्चों को कोप ही नहीं पता होता क्या होती है। कोप मतलब सालगिरह मना रहे हैं हम, मिल रहे हैं वहां पे। सालगिरह में क्या होता है, आप दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी होती है। ऐसी वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, कंट्री के नेता आके मिलते हैं। ठीक है, वो अपने लीडर मोदी जी जा रहे हैं, या फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। ठीक है, वो फिर उसका थीम रटना है आपको। इसके थीम रटना है, कहाँ पे होगा, प्लेस। प्लेस रटना है आपको। आपको उसका थीम रटना है, उस पर्टिकुलर कोप का थीम क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना इस पर्टिकुलर शादी का थीम क्या है, सपोज XYZ रख दिया, वही ड्रेस कोड वैसी होता है, सब कुछ वैसा। ऐसी आपको थीम रटना है उसका। दो कोप का थीम रटना है, आने वाली कोप का क्या थीम होगा और प्रेजेंट का क्या थीम है और पिछली वाली का क्या है, 3 रट के जाओ इसको। तोते की तरह से आएगा सवाल। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें। तो राइट, अब तो इससे पहले लिखो, इसमें इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं CMS में। बहुत सिंपल है, हम अपेंडिक्स लिखते हैं, अपेंडिक्स। देखो, जो माइग्रेटरी स्पीशीज सबसे ज्यादा थ्रेटेंड होगा हम उसे अपेंडिक्स 1 में डालेंगे, जो उससे कम थ्रेटेंड होगा उसे अपेंडिक्स 2 में डालेंगे, जो उससे कम होगा फिर 3 में डालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिसेस या अपेंडिक्स। हम इसमें इसको एक तरह से रैंकिंग्स हो गई हैं। ठीक है, राइट। अपेंडिक्स 1, माइग्रेटरी स्पीशीज। अपेंडिक्स 1 में माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। अगर आपको पीसीएस की अनुमान करनी है, 5 दिन में निपटा सकते हो आप। रोज 4-4 घंटे पढ़ो, आपका 5 दिन में सारी पीसीएस का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आगे खत्म खत्म करके रख दो बस। फिर रिवाइज करना जुलाई में, हाँ बस। सीधा जून एंड या मई एंड या जून स्टार्टिंग में 2-3 रिवीजन मार लेना, आपका ऐसे ही हो जाएगा। राइट, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, एनवायरमेंट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। राइट, CMS parties strive strictly. CMS parties strive strictly to protect these animals, conserve or restore places where they live in, conserve or restore places where they live in. ठीक है, और restore places where they live in। तो मैंने एक टर्म बताया था आपको, नीश। नीश का मतलब क्या होता है, NICHE। हाँ, हैबिटेट प्लस इट्स फंक्शनल रोल ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, जैसे हम आते हैं यहाँ पढ़ाने, तो ये हमारी हैबिटेट भी है, और हमारा रोल क्या है यहाँ पे, एज अ एनवायरमेंट टीचर। जनरल बता रहे हैं ना क्या, किसने? ये तो मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ जनरल के संदर्भ में। ये बोल रहा है रेस्टोरिंग प्लेसेस हैबिटेट, तो एक नीश भी बताया था आपको, वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, नीश होता है हैबिटेट प्लस फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, आपकी मम्मी का नीश क्या है, आपकी मम्मी का नीश है कि वो रसोई घर में रह रही है। आपका घर कहाँ पर है, सपोज पूजा विहार में, सरस्वती विहार में, और मम्मी का काम क्या है, खाना बनाना, घर का देखभाल करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, फंक्शनल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी प्लस इट्स हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उसका निवास स्थान। ठीक है, कहाँ पे वो रिजाइड कर रहा है। हाँ राइट। नेक्स्ट, अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स सेकंड 2, माइग्रेटरी स्पीशीज that need or would, Appendix 2, migratory species that need or would significantly benefit
migratory species that need or would significantly benefit from international cooperation, that need or would significantly benefit from international cooperation. ठीक है, remember this. अब आप मुझे बताओ CMS हमेशा लीगली बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? लीगली बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग? लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, लीगली अगर आप उसका हिस्सा बन गए तो आपको करना बोला नहीं, आप दे दियो, आना है पार्टी में, बस मना नहीं कर सकता, मना कर देगा तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। इस तरह से बाइंड है, मतलब उसने आपको बाइंड कर दिया कि आना ही आना है। एक होता है वॉलंटरीली, एक होता है बाइंडिंग। ठीक है, कि आपको उससे आपको फिक्सेटेड कर दिया उससे। तो अगर आप कन्वेंशन का पार्ट बन जाते हैं तो आपको उसके जो नियम हैं वो मानने ही मानने हैं। नहीं मानोगे तो आप पे सैंक्शन लेंगे, आपके चार्जेस लेंगे, आपका पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस, राइट? तो राइट, द फ्रेमवर्क, द कन्वेंशन अग्रीमेंट्स may range from, the convention agreements may range from legally binding treaties, may range, तो may range हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इसका होना ही होना है legally binding, may range from legally binding treaties to less formal instruments such as MOUs, to less formal instruments such as MOUs, from legally binding treaties to less formal instruments such as MOUs, memorandum of agreement, memorandum of undertaking. फालतू की बातें हैं सब। राइट, साइट्स, नेक्स्ट देखो साइट्स। पता नहीं कहाँ भाई ये गई भाई, अब पूछना पड़ेगा जाके। साइट्स, राइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज of wild fauna and flora, of wild flora and fauna. तो ये कब आया था? इन फोर्स 1975 में। तो नाम से ही पता चल रहा है, साइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसका ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, जो खतरे में है या जिनको लुप्त होने वाले हैं उनको हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड से रोकना है। यह सहयोग की जरूरत है जिससे हम इनके ट्रेड को रोक सके। ठीक है, लिखो, एम टू इंश्योर दैट, 1975, 1975। अब देखो यूपीएससी बड़ा तेज है, वो क्या पूछेगा, उसका ओरिजिन तक पूछेगा कि आया कैसे था ये। तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, इट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन। अब रुक जाओ, एम टू इंश्योर, चल लिख लिया तो लिख लो, इफ तो ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963, it was drafted as a resolution as a result of resolution adopted in 1963 at the meeting of the members of, at the meeting of the members of IUCN। IUCN क्या करता है? क्या कर, जेट, क्या बोलते हैं उस लिस्ट को? तो वल्नरेबल लिस्ट कौन सी होती है फिर? वो भी होती है, हाँ भाई। ठीक है, रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, उसमें होती है कैटेगरीज, जैसे नियर थ्रेटेंड, डाटा डेफिशिएंट, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। ये 9 कैटेगरीज है, उसमें आपको ध्यान रखना है। रेड लिस्ट, यूपीएससी ने सीधा सवाल पूछा था, पीसीएस वाले पूछेगा रेड लिस्ट कौन निकालता है, शायद आया भी है आपका, कौन निकालता है? आईयूसीएन। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको आईयूसीएन भी रट के जाना है कि आईयूसीएन आया कैसे, तो 1956 में, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल स्पीशीज। ठीक है, कब आया था ये? इसका पहले नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था पहले नाम। फिर फाउंटेन ब्लू में कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, वहां से आया था निकल के। अब यूपीएससी में जाएंगे तो ये सब रटना पड़ेगा। ठीक है, और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये रटना है आपको। ठीक है, तो लिखो, तो मीटिंग किसकी हुई थी? आईयूसीएन की, वहां से निकल के आया था आपका क्या? सी साइट्स। ठीक है, ये ऐसे पूछते हैं वहां पे 1963 में।
ठीक है, 1963 मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द IUCN, रिमेंबर दिस। तो एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, aim to ensure that international trade in specimens of wild animals, aim to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival, does not threaten their survival. Aim to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. ट्रेड कर रहे हो आप, लेकिन उसका सर्वाइवल थ्रेटन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीशीज का। इसका सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, राइट, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP। इट्स सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये अलग संस्था है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी में, कीनिया। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? साइट्स का ये है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और UNEP का खुद का कहाँ पर है? नैरोबी, केनिया में। UNEP अपने बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेक्रेटेरिएट होता है ना, जैसे हमारा सचिवालय है, तो इसका भी सचिवालय जहाँ से कार्यान्वित होती है, जहाँ पे इसका काम काज चलता है, जहाँ से जेनीवा। UNEP का नैरोबी। अब आपको लिखो, देखो COP13 हुई थी अभी इसकी। अब इसी COP13 हुई थी 2 साइट्स 2020 में हमने बनाई थी गांधीनगर में, गांधीनगर इंडिया। हाँ, COP13 तभी याद रखना है ये। अब जैसे UNFCCC की COP कौन सी थी, वो अभी जो हुई दुबई में, वो थी COP28। और ये देखो अभी हमने क्या करा, हमने बताया आपको साइट्स की COP कौन सी बना रहे हैं। COP बनाई हमने इसकी से 13वीं। अब समझ रहे हैं आप, 13th ओनली। ठीक है, रिमेंबर दिस, जब आएगा तब बताएंगे, राइट। गांधीनगर, गांधीनगर में COP13 ये हर 3 साल में होती है। और इंडिया के हाथ में इसकी प्रेसिडेंसी अभी 3 साल के लिए है, मतलब अब एग्जॉस्ट हो गई है 2023 के अंत में। ठीक है, ये आप समझ लो इसको, लेटेस्ट बता रहे हैं। इसमें करंट अफेयर पूछ सकता है आपसे कि COP13 ऑफ साइट्स कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में। अगले 3 साल के लिए वहां पे भारत को मिला था, उसका मुखिया बना था इंडिया। साइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे G20 का प्रेसिडेंट बना था इंडिया, ऐसी इसका बना, इसका साइट्स का, राइट। 2020 में, 2020। ये नहीं समझना है, ये COP13 नंबर था। ये 2013 में नहीं, 2013 नंबर की सालगिरह है ये। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं आता ये बार बार, भाई आप समझ लो। UNFCCC का जो COP मनाया वो था 28वां। और UNFCCC आया कब था? 1992 में रियो री जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। तो अगर देखा जाए तो तब से UNFCCC का ऑलमोस्ट हर साल हो रहा है, मन रही है सालगिरह। ऐसा लगे सबके साथ नहीं है कि सालगिरह मन रही हो। ठीक है, कोप इसकी जैसे साइट्स की 13 ही मना रहे हैं हम अभी। ऐसी मिनीमाटा का तो पहला कन्वेंशन ही 2017 में हमने करा था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका हर का नंबर एक रहे। ठीक है, ये आप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो COP13 कहाँ पे बनाई हमने? साइट की कहाँ पे बनाई हमने? गांधीनगर में। ये सबसे लंबी कन्वेंशन की थी सालगिरह, कन्वेंशन की सबसे लंबी सालगिरह थी ये, राइट। इट इज द लॉन्गेस्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ कन्वेंशन, लार्जेस्ट एवर, सॉरी, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट एवर, गांधीनगर वाली COP13। भैया G20 का नहीं पता, अभी साइट का पढ़ने पहले। हाँ, लार्जेस्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रिलेटेड टू द कन्वेंशन। तुम पता नहीं कहाँ के सवाल कहाँ मार जोड़ते हो। ऐसे मत करा करो, ऐसे ना और बच्चे भी फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि डाइवर्ट हो जाता है मामला। कभी चाइना ले आओगे एनवायरमेंट में, कभी वातावरण ले आओगे, ऐसे नहीं चलता काम, राइट। इन अपेंडिक्स 1 7 स्पीशीज वर एडेड। इन अपेंडिक्स 1 7 स्पीशीज वर एडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूपीएससी में हमें इस साल उम्मीद है कि इस साल क्वेश्चन आएगा इस पे। अब क्योंकि अब तक नहीं आया क्वेश्चन, और यूपीएससी 3 साल का ही पूछता है, पुराना एनवायरमेंट में 2 साल का ही पूछता है। 7 स्पीशीज को हमने ऐड करा था अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 मैंने आपको बताया साइट्स का, जो साइट्स का, या मान लो जो कि बहुत ज्यादा थ्रेटेंड रहेगा मामला। ठीक है, हमने ये वाला जो आपका कोप लिखा हो ना, ये जो COP13 है ना, ये CMS का लिखो यार, ये थोड़ा गलत हो गया है।
ये जो कोप लिखा आपने 13, ये सीएमएस का है, ये साइट का नहीं है, सीएमएस का है। सीएमएस कर लो साइट की जगह, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ये जो कोप है ना, तभी मैंने अपेंडिक्स अभी पढ़ाया नहीं साइट में। कोप में ये जो कोप 13 है, ये सीएमएस का कोप है, ये गांधीनगर का लार्जेस्ट एवर है ये। इसके अपेंडिक्स 1 में हमने 7 जानवरों को ऐड करा, वो लिखो। एशियन एलिफेंट, एग्जाम्पल एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल फ्लोरिकन आपकी ये मैमल है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये। एशियन एलिफेंट आपका वल्नरेबल है आईयूसीएन में, ये कभी कभी स्टेटस पूछ लेता है आपसे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का डेजर्ट नेशनल पार्क शायद हमने बताया यहाँ पे, जैसलमेर वाला, ओ सॉरी केलोदेव कहना है, ठीक है, जो कि आपका राजस्थान में पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइग्रेटरी स्पीशीज है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। बंगाल फ्लोरिकन, BENGALFLORICN, बंगाल फ्लोरिकन मैमल है ये, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ये सीएमएस की है कोप, ठीक है ना, गांधीनगर वाली साइट की नहीं है, गलत बताया था मैंने, ठीक है। कोप 13 ऑफ सीएमएस, वो करेक्ट कर लो आप। स्टेटस इसका बताता है आईयूसीएन का, हर जानवर का स्टेटस नहीं याद कर सकते, लेकिन जो न्यूज में वो कर सकते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट का वल्नरेबल है, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन का क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। यूपीएससी पूछेगा आपसे, पीसीएस वाला नहीं पूछेगा ये सब, ये तो बहुत हाई लेवल बता रहे हैं हम आपको। यूपीएससी से संबंधित एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा, कब्जे में नहीं आएगा आपके हाथ में, क्योंकि 20 सवाल आते हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट के। यहाँ पे आपके 10 सवाल आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ घटना चक्र की बुक खरीद लो, अंग्रेजी और हिंदी वाले जो भी है, इंग्लिश वाले, उसमें आपको सब दिख जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका पीसीएस का पेपर बनेगा, उसका पेपर आप पहले से ही क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस बार जो पीसीएस में 21 भी आया था, उसका एनवायरनमेंट का पॉलिटी क्वेश्चन ने ऐसे ही बताए थे आएंगे वो, और वो सारे सही होने चाहिए आपके, गलत तो होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं बता रहा हवा में बात कर रहा है, वो आप ऐसे ही कर दोगे आंख बंद करके, अगर आपने रटा हुआ है ढंग से। रटा मतलब डेट वेट रट रखी है, और जो भी करंट अफेयर की कोई जानवर जुनवर रटा हुआ है तो हो जाएगा, कोई ऐसा महाभारत नहीं है, ठीक है। तो साइट कोप, ये कोप का सीएमएस हो गया आपका। 7 नहीं लिखवाया आपने, 2-3 लिखवाया उसमें से, हाँ हाँ। अब इसमें भी लिखो, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1, ये डेजिग्नेशन है, कैटेगराइजेशन है एक तरह का। मैंने आपको पहले ही समझाया ना, तभी तो सुनते तो हो नहीं। मैंने कहा जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की दिक्कत है, जो लुप्त होने वाला जानवर है, उसको पहले श्रेणी में, उससे कम श्रेणी में, जिसको आप कम खतरा है उस श्रेणी में, जिसको सबसे कम खतरा है उसको उससे नीचे वाली श्रेणी में, ये कैटेगराइजेशन में। हाँ, आपको बार बार समझा रहे हैं इसलिए, ऐसा ना हो कि इस साल ही पढ़ना पड़ा, फिर अगले साल फिर बैठ रहे पढ़ने, फिर अगले साल फिर बैठ रहे हैं, एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। हाँ, ये बता दूं मैं, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत जाएगी, मैंने बहुत धुरंधर देखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, दिल्ली भी देखे हैं, यहाँ भी देख रहा हूँ। बच्चे ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये तैयारी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पीसीएस की से 3 महीने पहले करते हैं, प्री भी निकल जाता है, मेंस भी हो जाता है, और उसकी तैयारी जीरो रहती है, क्योंकि वो बड़ा डेडिकेटेडली टाइम देता है उसमें, ठीक है। और कोई बच्चा कर रहा है 7 साल से, 10 साल से, उसका नहीं निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही होता है, ये एग्जॉस्ट तैयारी ऐसी, यूपीएससी की भी तैयारी से 10 महीने की है, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना। आप तो चुप रहे यार एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ एग्जॉस्ट नहीं होना है आप, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। To write appendix 1, species that are most endangered among sites. Species that are most endangered among sites. Most endangered मतलब सबसे ज्यादा उसे खतरा है, जिस ट्रेड करने में सबसे ज्यादा खतरा है, जो बेचारे लुप्त हो सकते हैं, इनका ट्रेड मतलब इनको तो छूना ही पाप है एक तरह से। ये जहां उन्हें वहीं रहने दिया जाए, इनका संरक्षण में फोकस किया जाए, इनको ट्रेड करेंगे तो ये बेचारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1, APPENDIX, स्पीशीज दैट आर मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग साइट्स, इसमें जानवर भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, राइट। दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, they are threatened with extinction, right? They sites prohibit international trade, sites prohibit international trade in specimens of these species, very very important। यही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये जहां है इन्हें वहीं रहने दो, इन्हें अगर छेड़ा, इनका इधर से उधर लेके भी गए तो ये खत्म हो जाएंगे। साइट्स प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ दीज स्पीशीज, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ दीज स्पीशीज, especially for commercial purposes, especially for commercial purposes, very very important।
ठीक है, ये सब ध्यान रखें आप, स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पजेस। हम्म, जब सुनोगे नहीं ऐसी होगा कंफ्यूजन। नेक्स्ट, अपेंडिक्स टू। अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स, it lists species that are not necessarily, it lists species that are not necessarily, lists species that are not necessarily now threatened with extinction. It lists species that are not necessarily now threatened with extinction, but they may become so, but they may become so unless their trade is controlled, but they may become so unless their trade is closely controlled. तो अगर इन स्पीशीज का अभी तो इन्हें कोई खतरा नहीं है, ट्रेड भी हो रहा है इनका, लेकिन इनका ट्रेड हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, क्लोजली देखना पड़ेगा कि यार आने वाले समय में लुप्त ना हो जाएंगे, अनलेस दे ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड। कैसे होगा ट्रेड? हाँ, क्या होगा ट्रेड में? आपको सोच, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स कैसे करते हैं? वही मैं कह रहा ना, किस पर कैसे करते हैं हम? लाइव भी कर सकते हैं, डेड भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना ट्रेड में तो, राइट? कौन करते जाता है ट्रेड? वो ट्रेड थोड़ी हुआ, फिर वो तो हम रीलोकेट कर रहे हैं, चीता लेके आया नामीबिया से इंडिया में, कोई ट्रांसफर थोड़ी, वो थोड़ी करा, ट्रेड थोड़ी करा हमने। वो तो हमने उसको एक अच्छे काम के लिए करा, रिहैबिलिटेशन, रीलोकेशन, रीसेटलमेंट, ठीक है, ये सब हम कहते हैं उसमें। नेक्स्ट, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड इसी में लिखो, इन स्पेसिमेंस ऑफ अपेंडिक्स टू। इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ अपेंडिक्स टू may be authorized in specimens of appendix 2 may be authorized by granting of an export permit. International trade in specimens of appendix 2 may be authorized by granting of an export permit, permit, ठीक है, permit, PRMIT, और re-export certificate, और re-export certificate। बताओ स्पेसिमेन का मतलब? नहीं, स्पेसिमेन क्या बोलते हैं? लैब में गए हो कभी स्पेसिमेन? हाँ, हाँ, क्या होता है स्पेसिमेन? नहीं, स्पेसिमेन का मतलब क्या है? हाँ, क्या दिखाते हैं उसमें? नहीं, वो किसके क्या दिखा रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो खुद बताओगे, मैं तो बता ही दूंगा, तुमने से पूछना है तो तुम्हें आ जाएगा तुरंत। क्या दिखा देखते हो? हाँ, तो किसका स्पेसिमेन होता है वो? हाँ, तो यहाँ भी क्या है वो? तो फिर, राइट, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज, अपेंडिक्स 3, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज included at the request of a party. It is a list of species included at the request of a party that already regulates trade in the species. It is a list of species included at the request of a party that already regulates trade in the species and that needs the cooperation of other countries, and that needs the cooperation of other countries and that needs the cooperation of other countries to prevent unsustainable exploitation, to prevent unsustainable exploitation, to prevent unsustainable exploitation. हम्म,
that needs the cooperation of the countries to prevent unsustainable exploitation. अब देखो इसकी रिसेंटली जो कोप हुई है 2022 में हुई थी इसकी पनामा सिटी में, कोप 19 साइट्स की, साइट की कोप 19 हुई है 2022 में हुई है। ये हुई थी पनामा में। पनामा आपका हो गया लैटिन अमेरिका की तरफ, सेंट्रल अमेरिका। पनामा सिटी में 2022 में नवंबर में। और कोप 20 जो होगी वो होगी 2025 में। तो ये पूछ सकता है आपसे, कोप 20 2025 में होगी। कोप 18 हुई थी 2019 में स्विट्जरलैंड जेनीवा में। कोप 18 हुई थी 2019 में जेनीवा में। कोप फिर कब हुई? 3 साल बाद। अब देख रहे हैं 3-3 साल में हो रही है ये। कोप 19 पनामा 2022 में हुई थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि साइट की 3-3 साल में हो रही है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। 20 वाली इसमें बताया नहीं अभी, इसमें घोषणा नहीं हुई है डे की। वो कोप 18 है, वो जेनीवा में हुई थी। पनामा वो वाली है कोप 19 2022 में हुई थी। हाँ, 22 का ठेका मतलब उसके पास है, पनामा के पास। और बॉन कन्वेंशन किसे बोलते हैं? बॉन कन्वेंशन बोलते हैं सीएमएस को ही। ठीक है, वहां पे ऊपर हेडिंग में लिख लें, सीएमएस को ही बॉन कन्वेंशन ही बोलते हैं। BONN बॉन, जर्मनी वाला। और कोप जो 14 हुई थी वो अभी हुई है 2024 फरवरी में कंक्लूड हुई है, समरकंड कजाक, समरकंड उज्बेकिस्तान में। रट लो इसको, यह आ सकता है आपका उसमें पीसीएस वगैरह में। कोप 24, कोप 14 किसकी हुई है? सीएमएस की। ये सब करंट अफेयर्स है, आपको मिल जाएगा, स्पीडी में पढ़ोगे तो मिल जाएगा वहां पर। समरकंड है उज्बेकिस्तान, कोप 14 है। अब आप देख रहे कैसे वेरी कर रही है, तभी कह रहा हूँ ये रटने का हिसाब है, इसको ढंग से रटना है इसको। ये देखो कोप जो हुई है अभी 14, ये हुई है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये हुई है आपकी, कब हुई है? 2024 में। और लास्ट जो हुई है 14, कौन कह रहा भाई? कोप फिर वही है, मैं समझ 10 बार कह, 14वीं सालगिरह है गुरुजी। कितनी बार समझाएं आपको? आपको मैं तभी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो नंबर होता है वो सालगिरह का नंबर है। आप कंफ्यूज करते हो। कोप 28 जो हुई है अभी यूएनएफसीसी की, दुबई में हुई है, वो यूएनएफसीसी की कोप है। आप पता है इसमें एक नंबर गंवा दोगे हैं। ये सीएमएस की बता रहा हूँ। और कोप सीएमएस की मैंने कहा बताई थी लास्ट, भारत में बताई थी 2020 में हुई है वो गांधीनगर में हुई थी, वो लार्जेस्ट एवर हुई थी। हाँ, तो ये 24 में हुई है आपकी उज्बेकिस्तान में, समरकंड। राइट, समरकंड में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कल देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और मैंने आपको उससे पहले लिखवा दिया, साइट्स का ही बता दिया 3 साल का। ठीक है, इसका ही बता दिया, 3 साल में हुई है ये। तो ये आशा आपको पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे आपके टॉपिक करा दिए इसमें आज। नेक्स्ट लिखो अभी, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखो, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना, CARTEGENA, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू CBD, बायो सेफ्टी टू CBD। राइट, इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ, इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ। बायोसेफ्टी से क्या समझते हैं आप? बायोसेफ्टी से, बायोसेफ्टी मतलब, हाँ मतलब बायो बेसिकली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ना हम यूजिंग लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेफ्टी या उनका जो मूवमेंट है उनको हमें ध्यान में रखना है। राइट, इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम
मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी governing the movement of living modified organisms, governing the movement of living modified organisms resulting from modern biotechnology, resulting from modern biotechnology from one country to another. Governing the movement of living modified organism resulting from modern biotechnology from one country to another. ठीक है, 2003 में आया था ये, एंटर इनटू फोर्स इन 2003। ठीक है, तो इतना करो, आप बाकी कल कर। घटना चक्र की बुक खरीद ले, बार बार कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन उसी से आएगा, बीसीएस वाला, उससे बाहर नहीं आएगा।